इसी थर्ड ईयर के इकोलॉजी के लेक्चर्स की कड़ी में पिछले लेक्चर्स में हमने इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन पर प्रकाश डाला था और आपको बताया था कि मुख्य रूप से हमने हाइड्रोफिटिक और ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशंस को स्टडी करना है। तो आज हम लोग हाइड्रोफाइट्स या हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो वो प्लांट्स जो एक्सेसिव वाटर मतलब जहाँ पर जल अधिक होता है वहाँ पर ग्रो करने वाले प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। और ये हाइड्रोफाइट्स जो है ग्रीक भाषा के शब्द हाइड्र और फाइटोन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स। इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए और इतने नाम आपको याद होने चाहिए, वो है यूट्रिकुलेरिया, वेलेस्नीरिया, हाइड्रिला, कारा, सेरेटोफाइलम और फ्रापा। अब हम लोग जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं, उसमें मुख्य रूप से पानी का तापमान या टेम्परेचर, पानी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, पानी की टॉक्सिसिटी, फ्लो ऑफ वाटर, पानी में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है और पानी में कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं। अगर हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन को बात करें तो हम लोग इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स या निमग्न जलोद्भिद पादप, फ्लोटिंग हाइड्रोफ्लाइट्स या पलावी हाइड्रोफाइट्स और एम्फीबियस या जल स्थलीय हाइड्रोफाइट्स, मतलब कि जो जल और थल जहाँ पर दोनों ही कंडीशंस जिसको हम कह सकते हैं, या हम जैसे इनको उभयचारी या जल स्थलीय जलोद्भिद, मतलब कि वो पौधे जो कि जलीय पौधों जो कि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में अनुरूप अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि निमग्न होते हैं या पानी के अंदर पानी की जो वाटर सरफेस है उसके नीचे ग्रो करते हैं, इनको हम लोग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पा सकते। और सबमर्ज्ड या निमग्न हाइड्रोफाइट्स आगे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सबमर्ज्ड रूटेड, मतलब उनमें रूट्स भी पाई जाती हैं, जैसे वेलिस्नीरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, पोटामोजिटॉन इसका उदाहरण है। और दूसरी इसमें कैटेगरी आती है फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, मतलब निमग्न तो है पर वो फ्री फ्लोटिंग है, मतलब वो जड़ की सहायता से जो पानी जहाँ पे स्थल है या वहाँ पर लगे हुए नहीं होते, जैसे यूट्रिकुलेरिया है या सेरेटोफाइलम है। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो है ये प्लांट्स, दूसरी जो कैटेगरी है वो फ्लोटिंग या प्लावी हाइड्रोफाइट्स इनको हम लोग कहते हैं। ये प्लांट्स जो है वो पानी की सरफेस में ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरह से पानी और एयर दोनों के कांटेक्ट में होते हैं। अब ये जो प्लावी हाइड्रोफाइट्स या जल जो प्लांट्स होते हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक फ्री फ्लोटिंग और एक फ्लोटिंग बट रूटेड। फ्री फ्लोटिंग मतलब वो जैसे वुल्फिया है, वो सतह पर वो तैरते रहते हैं, तो ये तो हो गए फ्री फ्लोटिंग। और दूसरे जैसे हमें पता है कमल है, निम्फिया है, निलंबियम है, ये क्या होता है, ये फ्लोटिंग, मतलब इनकी जो पत्तियां हैं वो सतह पर ग्रो करती हैं, इनकी पीटियोल काफ़ी लंबी होती है और इनके जहाँ पर नीचे जो स्टेम होती है वो राइजोम में कन्वर्टेड होती है और राइजोम के ऊपर रूट्स होती हैं जिसके द्वारा ये जो थल होता है या जो उसका बेस है वाटर बॉडी का, उसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये सॉइल में रूटेड प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं भी, एक तो फ्लोट करते हैं पर उनकी रूट्स फ्री हैं, वो जो है सॉइल के साथ जुड़ी हुई नहीं है, और दूसरी उनकी लीव्स फ्लोट कर रही हैं पर नीचे उनकी जो वो सॉइल में रूटेड हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद आते हैं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स जो है वो उनमें अडेप्टेशन इस प्रकार से होता है, वो दोनों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ दोनों के लिए ये इन मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। ये मतलब शैलो वाटर या मडी सॉइल में पाए जाते हैं,
शैलो वाटर मतलब बहुत अधिक डीप उनमें वाटर नहीं होता है, शैलो वाटर होता है। जैसे ओराइजा हो गया, मार्सिलिया है, सजिटेरिया है, ये उनके उदाहरण हैं। इनमें क्या होता है, इनकी शूट्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली जो है वो पानी को एक्सपोज्ड होती हैं, पर इनकी रूट्स जो होती हैं वो जल में और सॉइल में दबी हुई होती हैं, मतलब उसमें बरीड होती हैं सॉइल में। ऐसे प्लांट्स को हम लोग एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब हम लोग हाइड्रोफाइट्स की एडेप्टेशंस की बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो इनमें एडेप्टेशंस हमको देखने को मिलेंगी वो 3 प्रकार की एडेप्टेशंस होती हैं। आकारकीय अनुकूलन, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस कहते हैं। इसके अलावा एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस होती हैं। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस का मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इनके जो टिश्यू सिस्टम है या इनकी जो आंतरिक जो अनुकूलन लक्षण जो है उसको हम लोग एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस में कह सकते हैं। और तीसरी है इसमें फिजियोलॉजिकल या कार्यकी अनुकूलन। पहले हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स में जो जड़ें होती हैं, इसमें जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी रिड्यूस्ड या पुअरली डेवलप्ड होती हैं। रूट्स का जो क्योंकि इसमें जलोद्भिद पादों में ज़्यादा इनको वाटर एब्जॉर्प्शन का काम इनमें नहीं होता है, तो ये पौधे, क्योंकि पौधे जो है वो उनकी पूरे सरफेस से पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए इनमें जो रूट्स हैं वो या तो रिड्यूस्ड होती हैं या कई जगह पर एब्सेंट होती हैं, क्योंकि इनमें इनका एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि पूरे प्लांट के जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके सरफेस से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बाद इसमें जो रूट कैप्स होती हैं, इनमें रूट कैप्स भी जो प्लांट्स के टिप पर पाई जाती हैं वो भी इनमें ज़्यादातर एब्सेंट होती हैं, पर रूट कैप्स की जगह रूट पॉकेट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में जैसे लेमा की हम लोग बात कर लेंगे तो इनमें रूट कैप्स की जगह रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। ये जो रूट पॉकेट्स होती हैं, ये जो रूट्स होती हैं काफ़ी ये उनमें संतुलन बनाने का काम करती हैं ये, और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्लांट जैसे जूसिया का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो इसमें 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। कुछ तो सामान्य जो होती हैं, सामान्य अपस्थानिक प्रकार की जड़ें भी पाई जाती हैं, और इसमें कुछ विशेष जड़ें पाई जाती हैं जो कि काफ़ी स्पंजी होती हैं। ये जो है वो जल के सतह पर मतलब बॉयंसी को मेंटेन करने का काम करती हैं। और इसके अलावा ये जो गैसेस की डिफ्यूजन का में भी हेल्प करती हैं, इसलिए इनको कुछ जो साइंटिस्ट हैं ये रेस्पिरेटरी रूट्स का भी नाम देती हैं। तो जिससे हमें 2 प्रकार के रूट्स हैं, नॉर्मल रूट्स और इसमें फ्लोटिंग रूट्स, जिनको कई साइंटिस्ट रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी स्टेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जलोद्भिद पौधों में ज़्यादातर जो स्टेम्स होती हैं वो कोमल होती हैं, पतली होती हैं, लचीली होती हैं, कमज़ोर और चमकीले हरे रंग की होती हैं। कभी कभी ये पीले रंग की भी पाई जाती हैं, क्योंकि जब ये कुछ जो है जैसे डीप नीचे की तरफ पाई जाती है, गहराई बढ़ जाती है, तो प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से इसका कईयों में रंग जो है वो हल्के रंग का भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्लांट्स पूरी तरह से सबमर्ज्ड या निमग्न होते हैं उनके तने गोल, स्पंजी मुख्य रूप से होते हैं, क्योंकि ये जो जल की धाराओं के साथ, लहरों के साथ ये मतलब उसमें उसको सहन करने की क्षमता इनमें रखते हैं, इसलिए वो डेलिकेट होते हैं और स्पंजी भी होते हैं। इसके अलावा कुछ जो सबमर्ज प्लांट्स हैं जैसे नीलंबो कमल है, उनमें जो ये इनकी स्टेम्स होती हैं, इनको मिट्टी में जलाशय की मिट्टी में स्थिर रहना होता है, तो इसमें क्या होता है कि इनके जो स्टेम होता है वो राइजोम में या प्रकंद में कन्वर्टेड हो जाता है। जैसे इसमें, जैसे मैंने लिखा है समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू राइजोम, तो जैसे इसका उदाहरण है कमल। अब इसकी अगर हम लोग लीव्स की बात करें तो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं
तो फ्लोटिंग प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादातर लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, या पेल्टेट भी हो सकती हैं, मतलब छत्रिकाकार भी हो सकती हैं और गहरे रंग की होती हैं। और इसी के विपरीत जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, इसकी पत्तियां पतली होती हैं, धागे या सुई के समान होती हैं या कटी फटी होती हैं। क्योंकि कटी फटी या धागे के समान पत्तियां होने से क्या होता है कि जो सबमर्ज्ड प्लांट्स के जल की धाराओं और लहरों की जो ये प्रतिबल है, उसको रेजिस्टेंस को सहन करने की उनमें जो क्षमता है वो बनी रहती है। इसके अलावा जो कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो रूटेड होते हैं, तो उनकी जो जलाशय या कीचड़ में उनकी जड़ें जो हैं वो स्थित रहती हैं। उन प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी बड़ी और विकसित होती हैं और गहरे रंग की होती हैं। और इन पत्तियों का जो ऊपर का सतह रहता है उसमें वैक्सी लेयर पाई जाती है, और जो नीचे वाली सतह है उसमें म्यूसिलेज की परत पाई जाती है, जिसके कारण ये पत्तियां जो हैं इनके ऊपर जल का प्रभाव नहीं हो पाता है और ये पानी में गलती नहीं है। इसी तरह से जो ये सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, जिनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं, इनका जो पिटियोल या जो पर्णवृंत होता है ये भी काफ़ी लंबा और लचीला होता है। और एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इनके जो पर्णवृंत है या जो पिटियोल है, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है या असीमित ग्रोथ हो सकती है, जिसके कारण जैसे पानी का अगर जल स्तर बढ़ भी जाता है तो इनकी पत्तियां जो हैं वो जल के सतह पर ही तैरती रहती हैं, मतलब इनका पिटियोल उसी के हिसाब से लंबा होता जाता है और पत्तियां जो है वो सतह के ऊपर तैरती रहती है। जैसे इसका उदाहरण हमें पता है, जैसे लोटस है या कमल है, वो इसका उदाहरण है। और जो इसके बाद जो ये फ्री फ्लोटिंग टाइप के प्लांट्स होते हैं, उसकी पत्तियां हमेशा समूह या गच्छों में पाई जाती है। जैसे आइकॉर्निया हो गया, जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं, या ट्रापा हो गया जिसको हम लोग सिंघाड़ा करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो पिटियोल होता है वो भी फूला और स्पंजी होता है, जिसकी वजह से ये जो वाटर के ऊपर इनका बॉयंसी बनी रहती है और ये प्लावमान अवस्था में बने रहते हैं। तो ये हो गया मुख्य रूप से इनकी लीव्स में। और कुछ प्लांट्स में हेट्रोफिली भी पाई जाती है। हेट्रोफिली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल रेननकुलस होता है, इसमें हेट्रोफिली पाई जाती है। हेट्रोफिली में मुख्य रूप से जो इसका मेन लक्षण ये होता है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो जल की गहराई के अनुरूप इसमें आकारिकीय अनुकूलन या एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। इसमें जो प्लांट्स की पत्तियां ये जल के अंदर होती हैं, वो धागे के समान होती हैं, कटी सी एसिकुलर होती हैं, और जो ऊपर की सतह, ऊपर की तरफ जो पत्तियां होती हैं वो लैंसुलेट प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, ज़्यादा कटी हुई नहीं होती हैं। अब हम लोग आते हैं हम लोग इसकी लीव्स की मॉर्फोलॉजिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद इनमें जो परागण और फल के संबंधित इसमें जो अनुकूलन होता है, इसमें मुख्य रूप से जो जलीय पादप या हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इसमें पॉलिनेशन और डिस्पर्सल जो है बीजों का और फल का, ये जलीय माध्यम के द्वारा ही होता है। इसीलिए इनके जो फल होते हैं या बीज होते हैं वो बहुत हल्के वजन के होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी की सतह पर आसानी से तैरते हैं। तो ये तो हो गया इसकी मुख्य रूप से इनका डिस्पर्सल के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें काफ़ी कॉमन मेथड है, जिसके द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कायिक प्रजनन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड रिप्रोडक्शन का होता है। अब हम आते हैं इसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो जलोद्भिद या हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, इनमें आंतरिक अनुकूलन लक्षण या एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस जो पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से इसमें जो पाई जाती है उसमें नंबर 1 है कि इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है या सुरक्षात्मक जो परत है उसका रिडक्शन या ह्रास पाया जाता है। सेकंड, इनके अंदर जो वायु प्रकोष्ठ होते हैं या एयर स्पेसेस हैं वो उनकी बहुलता पाई जाती है या अबंडेंस पाई जाती है। और तीसरा कि इनमें जो मैकेनिकल टिश्यू होता है, यांत्रिक जो ऊतक है वो रिड्यूस्ड होता है, और इनमें वस्कुलर सिस्टम भी काफ़ी रिड्यूस्ड पाया जाता है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं।
पहले हम लोग बात करते हैं इनके प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ या जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो इसमें रिड्यूस्ड होता है। जो जल निमग्न पौधे होते हैं या जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल जो है पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, पूर्णतः उसका अभाव पाया जाता है। और जो पलावी पौधे होते हैं उसमें सिर्फ एक पतली झिल्ली या एक थिन मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है, जबकि जो अभयचारी या एम्फिफियस प्लांट्स हैं जैसे टाइफा है उनकी जो पत्तियां हैं उसमें सुविकसित क्यूटिकल पाई जाती है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह का क्यूटिकल हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग एपिडर्मिस की बात करें तो इसकी जो एपिडर्मिस है वो ज़्यादातर एक पंक्ति में उपस्थित पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है और ये पेरेन्काइमेटस इन नेचर होती है। ये जो परत होती है एपिडर्मिस की, ये जलीय पौधों में सुरक्षा का कार्य न करके इन पौधों को मतलब पानी और जो मिनरल्स है और जो गैसेस हैं उसके अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का काम में मुख्य रूप से करती हैं। और कुछ प्लांट जैसे हाइड्रिला की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रिला की जो एपिडर्मिस या बाहरी त्वचा है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इसलिए उनमें ये फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करने में सक्षम होती हैं। जो अगली बात है कि इनके जो बाहरी त्वचा के ऊपर ट्राइकोम जैसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, वो पूरी तरह से अनुपस्थित होती रहती है। और इनमें जो अधोत्वचा या जो हाइपोडर्मिस होती है वो भी बहुत कम विकसित होती है या ज़्यादातर कंडीशंस में हाइपोडर्मिस भी एब्सेंट होती है। इसके बाद इनमें वायु प्रकोष्ठ जो है वो बहुत अधिक पाए जाते हैं या उनमें अबंडेंस हमें देखने को मिलती है। तो जलीय पौधों में ज़्यादातर जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं इनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो मेन जो इसमें एडेप्टेशंस हैं वो जो पाई जाती हैं उनमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होता है या जो स्टोमेटा है इनमें बिल्कुल एब्सेंट होता है या बहुत कम विकसित होता है। पर जो जल की सतह पर तैरने वाली स्पीशीज़ होती हैं जैसे लोटस वगैरह हो गया, उनके ऊपर वाली सतह पर जो है वो रंध्र पाया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एयर चैम्बर्स की अगर हम लोग या वायु प्रकोष्ठ की बात करें तो जलीय पौधों में जो इसका कॉर्टेक्स होता है वो सुविकसित और पतली भित्ति वाले पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है और इनकी कोशिकाओं के बीच में काफ़ी इंटर स्पेसेस पाई जाती हैं। इसको हम लोग एरेन्काइमेटस या वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। ये वायु प्रकोष्ठ जो होती है ये प्लांट्स को बॉयंसी भी प्रदान करने का कार्य करते हैं और इससे जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें बहुत आसानी रहती है। तो इनमें एरेन्काइमेटस टिश्यू बहुत अधिक जैसे मैंने बताया कि पाई जाती हैं जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में मदद करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कि इसमें जो यांत्रिक ऊतक होते हैं या मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं वो बहुत रिड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि यांत्रिक टिश्यू इसमें जो प्लांट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी के माध्यम से घिरे हुए होते हैं, इसलिए इनको यांत्रिक दृढ़ता या मैकेनिकल टिश्यू की ज़्यादा आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल टिश्यू जो है वो बहुत रिड्यूस्ड है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स इसमें नहीं पाए जाते। इनका जो मेन इसमें रूट्स का काम होता है वो उसको प्लांट को सॉइल में बस उसको एंकर करने का काम करता है। कुछ प्लांट्स में जैसे निम्फिया है इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा बने हुए तारा शेप के या ताराकार आकृति के स्क्लेरोक्रिस्टल्स या स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं और ये स्क्लेरिड्स जो होते हैं ये प्लांट में इनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो ये होगी बात इनकी एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस की। उसके बाद जो तीसरा इनका जो एक और इनके एडेप्टेशन पाई जाती है वो है कि इसमें रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यू, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जाइलम भी इसमें बहुत रिड्यूस्ड होता है। जाइलम सिर्फ कुछ ट्रेकीड्स के द्वारा वहाँ पर रिप्रेजेंटेड होता है और कुछ प्लांट्स में तो जाइलम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। फ्लोएम भी इसमें इल डेवलप्ड होता है और वस्कुलर बंडल्स जो है वो सेंटर की तरफ अरेंज होते हैं,
और जो द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ है इनमें पूरी तरह से एब्सेंट होती है। अब तीसरा हो गया इनकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या हम कार्यकीय अनुकूलन कह सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो मेन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होती हैं कि इनमें ऑस्मोटिक जो प्लांट्स का सेल सैप होता है उसका जो परासरण दाब होता है या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, वो पानी के बराबर या उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट कि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी जो है वो पूरे सरफेस से एब्जॉर्ब होता है और न्यूट्रिएंट्स भी पूरी एंटायर बॉडी के से एब्जॉर्ब करने की इसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें होता है कि इनमें जल में जो घुलनशील गैसें होती हैं, जो सबमर्ज प्लांट्स हैं वो वहीं से गैसेस जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज भी एंटायर जो इनकी पूरे प्लांट सरफेस है उसके समूह से हो सकती है। जो ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो यहाँ पर जो इनकी एयर कैविटीज़ हैं उसके बीच में संग्रहित हो जाती हैं। तो श्वसन और प्रकाश मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैसेस निकलती हैं वो इन जो एयर चैम्बर्स होते हैं या वायु प्रकोष्ठ होती है उसमें संग्रहित हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं और आगे चल के फिर वो इन्हीं प्रक्रियाओं में वापस उपयोग कर ली जाती हैं। इन प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन है वो सबमर्ज प्लांट्स में तो बिल्कुल पूर्णतः नहीं होता है क्योंकि उनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, पर जो प्लांट्स इमर्जेंट प्रकार के प्लांट्स होते हैं जैसे प्लावी प्लांट्स होते हैं या उभयचारी प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ मात्रा में जो ट्रांसपिरेशन है वो देखने को मिलता है। और इनमें जो प्लांट सेल्स होते हैं ये म्यूसिलेज भी प्रोड्यूस करते हैं और ये म्यूसिलेज जो है वो प्लांट को पानी के अंदर गलने से बचाता है। तो ये तो होगी इसके अडेप्टेशंस। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, इनकी क्लासिफिकेशन और इनके जो अडेप्टेशंस हैं, अनुकूलन हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या क्या हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।